ये स्क्रीन आ रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है? फिर चली गई? स्क्रीन नहीं आ रही? बताइए। फिर चली गई? अच्छा, बताइएगा, ठीक है। फिर चली गई? आ रही है? स्क्रीन आ रही है? अच्छा, अब आ रही है? स्क्रीन आ रही है? अच्छा, चलिए फिर। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? हिंदी में श्रवण कौशल पढ़ाया था। आज देखना है, आज का टॉपिक है हिंदी में पठन कौशल। सबसे पहले देख लेते हैं पठन का अर्थ क्या है। किसी भाषा को उसके लिखित स्वरूप के अनुरूप ग्रहण करना ही पठन है। पठन में पाठक दूसरे व्यक्ति के लिखित भावों एवं विचारों को परिस्थिति एवं प्रसंग के अनुरूप ग्रहण करता है। इस प्रकार लिखित संकेतों, वर्णों का उनसे संबद्ध ध्वनियों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अर्थ ग्रहण करने की प्रक्रिया पठन कहलाती है। अब देखते हैं डिसेंट के अनुसार पठन क्या। पठन लेखक द्वारा उद्दिष्ट सुलिखित सुवर्णित प्रतीकों को किसी के अनुभव की निधि से उनको संबंधित करके सार्थकता देने की प्रक्रिया है। अब देखते हैं पठन के प्रकार। स्क्रीन शेयर हो रही है? पठन के प्रकार। क्रिया के आधार पर पठन दो प्रकार का है, मौखिक पठन और दूसरा मौन पठन। सबसे पहले देखते हैं मौखिक पठन। मौखिक पठन या सस्वर वाचन जब लिखित भाषा में व्यक्त भावों एवं विचारों को समझने के लिए ध्वन्यात्मक उच्चारण करके पढ़ते हैं तब वह मौखिक पठन कहलाता है। इसे हम सस्वर पठन भी कहते हैं। मौखिक पठन के अर्थ को शिक्षा शब्दकोश ने स्पष्ट करते हुए लिखा है, मौखिक पठन उच्च स्वर में पठन की क्रिया है। मौखिक पठन क्या है? मौखिक पठन उच्च स्वर में पठन की क्रिया है शिक्षा शब्दकोश के अनुसार। अब देखिए मौखिक पठन का महत्व। स्क्रीन शेयर हो रही? मौखिक पठन का महत्व। हिंदी शिक्षण में प्रारंभिक स्तर पर मौखिक पठन का विशेष महत्व है। इससे हिंदी पढ़ने में बालकों की झिझक, संकोच एवं हिचकिचाहट आदि का निराकरण होता है। छात्रों का शब्द उच्चारण शुद्ध होता है। पठन के समय वह शब्दों को देखते हैं जिससे उनका अक्षर विन्यास शुद्ध होता है और शब्द भंडार में वृद्धि होती है। इसमें बालकों की दृश्य इंद्रियां, ध्वनि यंत्र या मस्तिष्क तीनों अंग प्रशिक्षित होते हैं। इसके अभ्यास से बालक वाद विवाद एवं भाषण कला में निपुण हो जाते हैं। ये मौखिक पठन का महत्व था। अब देखिए मौखिक पठन के उद्देश्य। मौखिक पठन के उद्देश्य। आवाज आ रही है? तो देखिए मौखिक पठन के उद्देश्य। स्क्रीन तो नहीं शेयर हो रही ना? चलिए चलिए ठीक। मौखिक, हाँ ठीक है। मौखिक पठन के उद्देश्य। मौखिक पठन के उद्देश्य देखते हैं कौन कौन से उद्देश्य हैं मौखिक पठन के। छात्रों को शुद्ध उच्चारण करने के योग्य बनाना, पहला उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य छात्रों को उचित स्वर, यति, गति और लय से पठन की योग्यता प्रदान करना। तीसरा उद्देश्य छात्रों को ध्वनि के उचित आरोह, अवरोह तथा विराम आदि चिन्हों को ध्यान में रखकर पठन में निपुण बनाना।
नेक्स्ट है आपका विषय वस्तु को पढ़कर अर्थ एवं भाव ग्रहण करने की योग्यता प्रदान करना। छात्रों में मौखिक पठन द्वारा आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता विकसित करना। मौखिक पठन के प्रकार देखिए। मौखिक पठन दो प्रकार का होता है, व्यक्तिगत पठन और दूसरा सामूहिक पठन। इसके पहले जब हम पठन के प्रकार पढ़े थे, किसके आधार पर पढ़े थे? क्रिया के आधार पर, जिसमें मैंने बताया था मौखिक पठन और मौन पठन। अब ये मौखिक पठन के प्रकार हैं। मौखिक पठन दो प्रकार का होता है, एक व्यक्तिगत पठन और दूसरा सामूहिक पठन। चलिए देखते हैं व्यक्तिगत पठन क्या है। इसमें शिक्षक अथवा छात्र व्यक्तिगत रूप से अर्थात एक समय में केवल एक ही मौखिक पठन करता है। सामूहिक पठन देखिए, इसमें कई छात्र अथवा समस्त कक्षा के छात्र एक साथ मिलकर समान स्वर, गति और लय से मौखिक पठन करते हैं। अब कक्षा शिक्षण की दृष्टि से मौखिक पठन तीन प्रकार का होता है। जब हम कक्षा शिक्षण के लिए जाते हैं तब मौखिक पठन तीन प्रकार का होता है। यह कक्षा शिक्षण की दृष्टि से मौखिक पठन तीन प्रकार का है। पहला आदर्श पठन, दूसरा अनुपठन, तीसरा अनुकरण पठन। अब एक एक को देखते हैं। आदर्श पठन क्या है? मौखिक कार्य के उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षक जो आदर्श पाठ छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है वह आदर्श पठन कहलाता है। आदर्श पठन व्यक्तिगत होता है। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात यह है कि हिंदी गद्य शिक्षण में आदर्श वाचन किया जाता है और हिंदी कविता शिक्षण में आदर्श पाठ किया जाता है। आवाज आ रही है? आदर्श पठन समझ में आया बेटा या रिपीट करें? चलिए देखिए, आदर्श पठन मौखिक कार्य के उद्देश्य की पूर्ति हेतु शिक्षक जो आदर्श पाठ छात्रों के समक्ष प्रस्तुत करता है वह आदर्श पठन कहलाता है। यह आदर्श पठन व्यक्तिगत होता है। यहाँ पर विशेष ध्यान देने की बात यह है कि जब आप हिंदी गद्य शिक्षण में आदर्श वाचन किया जाता है और हिंदी कविता शिक्षण में आदर्श पाठ किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए अनुपठन। अनुपठन क्या है? हिंदी शिक्षण में अनुपठन का भी विशेष महत्व है। यह प्रारंभिक कक्षाओं में उपयोगी होता है। पठन का अभ्यास कराने के लिए अनुपठन का आश्रय लिया जाता है। प्रारंभिक स्तर पर छात्र हिंदी को मौखिक रूप से पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करते हैं, जिसे अनुपठन द्वारा दूर किया जा सकता है। इसमें शिक्षक गद्यांश, पद्यांश के कुछ अंश का पहले पाठ करता है, तत्पश्चात उतने ही अंश का छात्र सामूहिक रूप से सस्वर पाठ करते हैं। आवाज क्लियर नहीं मिल रही है? आ रही है आवाज? चलिए देख लेते हैं, फिर से रिपीट कर देते हैं। अनुपठन देखिए क्या है। अनुपठन हिंदी शिक्षण में अनुपठन का भी महत्व है। यह प्रारंभिक कक्षाओं में उपयोगी होता है। पठन का अभ्यास कराने के लिए अनुपठन का आश्रय लिया जाता है। प्रारंभिक स्तर पर छात्र हिंदी को मौखिक रूप से पढ़ाने में कठिनाई अनुभव करते हैं, जिसे अनुपठन द्वारा दूर किया जाता है। इसमें शिक्षक गद्यांश या पद्यांश के कुछ अंश का पहले पाठ करता है। जो शिक्षक है अनुपठन में सबसे पहले गद्यांश या पद्यांश के कुछ अंश का क्या करता है? पाठ करता है। तत्पश्चात उतने ही अंश का छात्र सामूहिक रूप से सस्वर पाठ करते हैं। क्लियर? नेक्स्ट अनुकरण पठन। छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से आदर्श पठन का अनुकरण करके किए गए पठन को अनुकरण पठन कहते हैं। छात्रों द्वारा व्यक्तिगत रूप से आदर्श पठन का अनुकरण करके किए गए पठन को अनुकरण पठन कहते हैं। हिंदी गद्य शिक्षण में छात्रों से अनुकरण वाचन कराते हैं और हिंदी कविता शिक्षण में अनुकरण पाठ कराते हैं।
क्लियर। तो जब कक्षा शिक्षण की दृष्टि से हम देखते हैं तो मौखिक पठन के 3 प्रकार होते हैं। पहला आदर्श पठन, दूसरा अनुपठन, तीसरा अनुकरण पठन। तीनों सभी छात्रों को क्लियर है तो आगे बढ़ें। रूबी, उद्धारक, क्लियर आवाज आ रही है? अच्छा, तो अब आगे देखते हैं मौखिक पठन के दोष। मौखिक पठन के दोष। जब लिखित भाषा में व्यक्त भावों एवं विचारों को समझने के लिए नियमानुसार ध्वन्यात्मक उच्चारण न करके किया गया मौखिक पठन दोषपूर्ण कहलाता है। महर्षि याज्ञवल्क्य ने मौखिक पठन के 14 दोषों का उल्लेख किया है। मौखिक पठन के दोष देखिए, महर्षि याज्ञवल्क्य ने मौखिक पठन के 14 दोषों का उल्लेख किया है। सशंकित होकर पढ़ना, भयभीत होकर पढ़ना, चिल्लाकर पढ़ना, अस्पष्ट पढ़ना, अनुनासिक पढ़ना, स्वरहीन पढ़ना, नीरस ढंग से पढ़ना, मिला मिलाकर अस्पष्ट पढ़ना, व्याकुलता से पढ़ना तथा तालुहीन की तरह पढ़ना। उपयुक्त पठन दोषों के अतिरिक्त महर्षि पाणिनि ने भी निम्नलिखित 6 प्रकार के पठन करने वाले पाठकों को अधम कोटि का बताया है। अधम कोटि का क्या तात्पर्य है बेटा? आकाश, अधम कोटि का क्या तात्पर्य? आवाज आ रही है? पूजा, करिश्मा, आवाज नहीं आ रही बेटा आप लोगों को? आवाज मेरी सबको आ रही है? तो आप लोग रिस्पांस क्यों नहीं देते हैं? रिस्पांस देने में इतना समय क्यों लगता है? फोन के पास नहीं रहते हैं क्या? फोन छोड़ के चले जाते हैं? ध्यान से पढ़िए बेटा, ठीक है? रिस्पांस देते रहिए। ऑनलाइन क्लास में जब तक रिस्पांस नहीं मिलेगा तब तक कैसे आगे बढ़े हम? रिस्पांस मिलना बहुत ज़रूरी है। आप तक आवाज़ आ रही है, समझ में आ रहा है कि नहीं, फिर आगे बढ़ें। तो हम लोग बात कर रहे थे आनंद, आप ही की बात पे वापस आ रहा हूँ मैं, कि महर्षि पाणिनि ने 6 प्रकार के पठन करने वाले पाठकों को अधम कोटि का बताया है। पहला, गा गाकर पढ़ने वाला, अधिक शीघ्रता से पढ़ने वाला, पढ़ते समय सिर हिलाने वाला, चुपचाप पढ़ने वाला, अर्थ को समझे बिना पढ़ने वाला, दबे स्वर में पढ़ने वाला। ये मौखिक पठन के दोष हैं जो अभी हम लोग बात कर रहे थे। अगर कोई भी विद्यार्थी, जैसे महर्षि याज्ञवल्क्य ने मौखिक पठन के 14 दोषों का उल्लेख किया है, जिसमें मैंने आपको बताया कोई भी छात्र अगर सशंकित होकर पढ़ता है, भयभीत होकर पढ़ता है, या चिल्लाकर पढ़ता है, या अस्पष्ट पढ़ता है, या अनुनासिक पढ़ता है, या स्वरहीन पढ़ता है, या नीरस ढंग से पढ़ता है, या फिर मिला मिलाकर अस्पष्ट पढ़ता है, या फिर व्याकुलता से पढ़ता है, या तालहीन की तरह पढ़ता है, तो ये मौखिक पठन के दोष हैं जिनको महर्षि याज्ञवल्क्य ने उल्लेख किया है। इसी तरह से महर्षि पाणिनि ने भी 6 प्रकार के पठन दोषों का उल्लेख किया है। जैसे गा 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 कर पढ़ने वाला, अधिक शीघ्रता से पढ़ने वाला, पढ़ते समय सिर हिलाने वाला, चुपचाप पढ़ने वाला, अर्थ को समझे बिना पढ़ने वाला, दबे स्वर में पढ़ने वाला। तो ये महर्षि पाणिनि ने मौखिक पठन के दोष बताए हैं। अब आगे देखते हैं, आवाज क्लियर आ रही है? मौखिक पठन के तत्व, मौखिक पठन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं? तो पहला है उचित आसन एवं मुद्रा।
मौखिक पठन के प्रमुख तत्वों में से पहला है उचित आसन एवं मुद्रा। मौखिक पठन के लिए उचित आसन एवं मुद्रा का होना आवश्यक है। यदि बैठकर पढ़ना हो तो कुर्सी पर सीधा बैठना चाहिए ताकि रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और पैर 90 अंश का कोण बनाते हुए लटके रहें। खड़े होकर पठन में बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए। पुस्तक को बाएं हाथ से पकड़ना चाहिए जो 45 अंश का कोण बनाती हुई आंखों से 1 फुट की दूरी पर हो। इससे पाठक को शीघ्र थकान नहीं आती है। तो मौखिक पठन का जो प्रमुख तत्व है वो उचित आसन एवं मुद्रा है। उचित आसन एवं मुद्रा में आपको क्या ध्यान रखना है? मौखिक पठन के लिए उचित आसन एवं मुद्रा का होना आवश्यक है। यदि आप बैठकर पढ़ना हो तो कुर्सी पर सीधा बैठना चाहिए ताकि रीढ़ की हड्डी आपकी सीधी रहे और पैर 90 अंश का कोण बनाते हुए लटके रहें। खड़े होकर पठन में बिल्कुल सीधा खड़ा होना चाहिए। पुस्तक को बाएं हाथ से पकड़ना चाहिए जो 45 अंश का कोण बनाती हुई आंखों से 1 फीट की दूरी पर रखना चाहिए। इससे जो पाठक है उसे शीघ्र थकान नहीं आती है। दूसरा जो मौखिक पठन का प्रमुख तत्व है वो माधुर्य है। माधुर्य, आवाज आ रही है? तो दूसरा मौखिक पठन का जो प्रमुख तत्व है वो माधुर्य है। मौखिक पठन में माधुर्य बहुत ही आवश्यक तत्व है। मधुरता के साथ किया गया मौखिक पठन सुनने वाले को प्रिय लगता है और प्रभावपूर्ण होता है। नेक्स्ट तत्व देखिए, वर्णों का स्पष्ट उच्चारण। मौखिक पठन में वर्णों का स्पष्ट उच्चारण होना चाहिए ताकि सुनने वाला शुद्ध शुद्ध सुन सके। नेक्स्ट प्रमुख तत्व मौखिक पठन का समुचित पदच्छेद। मौखिक पठन करते समय पदच्छेद पर समुचित ध्यान देना चाहिए। लंबे लंबे पदों को समुचित संधि विच्छेद एवं समास विग्रह द्वारा अलग अलग कर लेने से मौखिक पठन में सरलता होती है। एक पद बोलने के पश्चात दूसरा पद बोलने से सभी पद स्पष्ट और पृथक पृथक प्रतीत होते हैं। नेक्स्ट तत्व समुचित स्वर। मौखिक पठन का प्रमुख तत्व स्वर भी है, अतः स्वर पर समुचित ध्यान देना चाहिए। समुचित आरोह अवरोह के साथ पढ़ने से मौखिक पठन प्रभावपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट तत्व है आपका धैर्य। मौखिक पठन में धैर्य भी विशेष महत्व रखता है। धैर्य पूर्वक किया गया मौखिक पठन प्रभावशाली होता है। नेक्स्ट तत्व है आपका उचित लय। मौखिक पठन में समुचित लय होनी चाहिए। बिना उचित लय के किया गया मौखिक पठन कर्कश प्रतीत होता है। कर्कश का क्या तात्पर्य है? आकाश, आवाज मेरी नहीं आ रही है? अच्छा, अब आ रही है? आवाज आ रही है? आ रही है। तो सभी विद्यार्थियों को कट कट के आ रही है कि कुछ लोगों को आ रही है? किसी को स्पष्ट आवाज आ रही है? अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए देखिए। तो मौखिक पठन के तथ्यों की बात कर रहे थे जिसमें से मैंने आपको बताया उचित आसन एवं मुद्रा। दूसरा तत्व है माधुर्य। तीसरा तत्व है वर्णों का स्पष्ट उच्चारण। चौथा तत्व है समुचित पदच्छेद। पांचवा तत्व है समुचित स्वर। छठवां है धैर्य और सातवां हमने आपको बताया उचित लय। आवाज आ रही है? चलिए, तो हम लोग बात कर रहे थे उचित लय में कि मौखिक पठन में समुचित लय होनी चाहिए। बिना उचित लय के किया गया मौखिक पठन कर्कश प्रतीत होता है। तो कर्कश का शाब्दिक अर्थ क्या है रूबी? कर्कश, कर्कश का शाब्दिक अर्थ क्या है? गुड गुड, गुड गुड, एकदम सही आप बता रहे हैं।
कि आवाज़ आपकी ऐसी ना हो जो कर्कश प्रतीत हो, है ना, प्रिय ना हो। ठीक है, तो जब भी आप मौखिक पठन करेंगे तो उसमें जो है उचित लय होनी चाहिए। ठीक, अब देखिए महर्षि पाणिनि ने, ध्यान दीजिएगा, महर्षि पाणिनि ने अच्छे पाठकों के कुछ गुण बताए हैं कि मौखिक पठन करते समय किन गुणों का अनुपालन करना चाहिए। किसके अनुसार? महर्षि पाणिनि के अनुसार। तो देखिए नंबर 1, मधुरता से पढ़ना। महर्षि पाणिनि कहते हैं कि जब भी आप मौखिक पठन करें तो आपके अंदर कुछ गुणों का होना आवश्यक है। उन गुणों से हम बात कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू महर्षि पाणिनि के अनुसार। नंबर 1, मधुरता से पढ़ना। किससे पढ़ना? मधुरता से पढ़ना। वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करके पढ़ना, पदों का समुचित विभाजन करके पढ़ना, सुंदर एवं शुद्ध स्वर के साथ उच्चारण करके पढ़ना, धैर्य के साथ पढ़ना, उचित लय के साथ पढ़ना। तो महर्षि पाणिनि अच्छे पाठकों में कुछ गुणों की बात कर रहे हैं जो मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। मधुरता से पढ़ना, वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करके पढ़ना, पदों का समुचित विभाजन करके पढ़ना, सुंदर एवं शुद्ध स्वर के साथ उच्चारण करके पढ़ना, धैर्य के साथ पढ़ना, उचित लय के साथ पढ़ना। क्लियर है? आवाज आ रही है? श्वेता आ गई? बेटा लेट हो गई आप। कोई बात नहीं बेटा, घबराने की बात नहीं, ठीक है। बस काढ़ा लेते रहिए, दवा लेते रहिए, दिमाग में मत लाइए, ठीक है। चलिए चलिए श्वेता पढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे, नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे मौखिक पठन शिक्षण की विधियां। जो आपका छूट गया पीडीएफ आपको भेजेंगे, ठीक है बेटा। तो पीडीएफ से पढ़ लीजिएगा। चलिए, मौखिक पठन शिक्षण की विधियां। मौखिक पठन शिक्षण की विभिन्न विधियां प्रचलित हैं, जिनमें हम लोग कुछ प्रमुख विधियों की बात करेंगे। वर्णमाला विधि, शब्द विधि, वाक्य विधि। मौखिक पठन की विधियों की बात कर रहे हैं। जो सबसे पहली विधि है वर्णमाला विधि है, दूसरी शब्द विधि है और तीसरी वाक्य विधि है। तो वर्णमाला विधि देखते हैं सबसे पहले। हिंदी भाषा शिक्षण में इस विधि का प्रयोग विशेष रूप से होता है। इस विधि में सर्वप्रथम वर्णमाला के स्वर तथा व्यंजन वर्णों का, बाद में संयुक्त अक्षरों का ज्ञान छात्रों को कराया जाता है। वर्णों का समुचित ज्ञान हो जाने पर बालक को शब्दों के पढ़ने का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात वाक्यों के पढ़ने का। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला विधि पठन शिक्षण की विधि है, जिसके द्वारा छात्र को प्रारंभ में अक्षरों से, तत्पश्चात संयुक्त अक्षरों से और अंत में शब्दों से परिचित कराया जाता है। वर्णमाला विधि समझ गए आप, या फिर से रिपीट करें? आवाज आ रही है श्वेता? आवाज आ रही है? वर्णमाला विधि समझ गए आप? क्या है वर्णमाला विधि? चलिए चलिए ध्यान से सुनिए, मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, ठीक है। वर्णमाला विधि देखिए, मौखिक पठन की शिक्षण विधियों की बात कर रहे हैं। किसकी? मौखिक पठन की। तो मौखिक पठन की सबसे पहली विधि है वर्णमाला विधि। हिंदी भाषा शिक्षण में इस विधि का प्रयोग विशेष रूप से होता है। इस विधि में सर्वप्रथम वर्णमाला के स्वर तथा व्यंजन वर्णों का, बाद में संयुक्त अक्षरों का ज्ञान छात्रों को कराया जाता है। वर्णों का समुचित ज्ञान हो जाने पर बालकों को शब्दों के पढ़ने का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात वाक्यों के पढ़ने का। इस प्रकार बालक पढ़ने में निपुण हो जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, वर्णमाला विधि में क्या करते हैं? सर्वप्रथम वर्णमाला के स्वर तथा व्यंजन वर्णों का और बाद में संयुक्त अक्षरों का ज्ञान छात्रों को कराया जाता है। वर्णों का समुचित ज्ञान हो जाने पर बालकों को
शब्दों के पढ़ने का ज्ञान कराया जाता है, तत्पश्चात वाक्यों के पढ़ने का। क्लियर? अब देखिए शिक्षा शब्दकोश के अनुसार वर्णमाला विधि क्या है? वर्णमाला विधि पठन शिक्षण की विधि है जिसके द्वारा छात्र को प्रारंभ में अक्षरों से, तत्पश्चात संयुक्त अक्षरों से और अंत में शब्दों से परिचित कराया जाता है। क्लियर? श्वेता आ रही है आवाज बेटा? अब देखिए वर्णमाला विधि के गुण। वर्णमाला विधि के गुण कौन से हैं? यह विधि वर्णों के ज्ञान एवं उनके उच्चारण शिक्षण के लिए उपयोगी है। यह विधि वर्णों के ज्ञान एवं उनके उच्चारण शिक्षण के लिए उपयोगी है। यह विधि समय की दृष्टि से मितव्ययी है। मितव्ययी मतलब कम खर्चीली है, समय इसमें बचता है आपका। यह विधि हिंदी सिखाने के लिए अधिक श्रेयस्कर है क्योंकि हिंदी वर्णमाला पूर्णतया वैज्ञानिक है। इसके वर्ण एवं ध्वनि एक ही हैं। इसमें कोई भी वर्ण निरर्थक नहीं है। वर्ण का नाम ध्वनि का प्रतीक है। इस विधि में बालक क्रमानुसार पढ़ना सीखते हैं। तो ये कुछ गुण थे। अब इसके दोष देख लेते हैं। वर्णमाला विधि के दोष। आवाज आ रही है? वर्णमाला विधि के दोष देखिए। इस विधि से छात्र वर्ण सीखने में रुचि नहीं लेते हैं क्योंकि वर्ण स्वयं में निरर्थक होते हैं। यह विधि नीरस है। इस विधि द्वारा शिक्षण में बालक कम रुचि लेते हैं। मनोवैज्ञानिकों का विचार है कि जितना समय वर्ण को पहचानने में लगता है उतना ही समय शब्दों को पहचानने में, अतः वर्णों का ज्ञान कराना व्यर्थ प्रतीत होता है। नेक्स्ट, वर्ण के समझने के उपरांत शब्द समझना सरल नहीं होता है, वरन शब्द समझने के उपरांत वर्ण को समझना सरल होता है। जैसा प्रोफेसर राम राजा ने लिखा है, यह धारणा बड़ी भ्रामक है। यह धारणा बड़ी भ्रामक है कि बालक वर्ण को सरलता से समझ लेगा और वर्ण को समझने के पश्चात शब्द समझना सरल होगा। अब देखिए शब्द विधि। आवाज आ रही है? आगे बढ़े। पूजा, अच्छा बेटा देखिए शब्द विधि। यह विधि सर्वप्रथम यूरोप में कमेनियस द्वारा 1664 ईस्वी में अपनी पुस्तक द आर्बिस पिक्चर्स में प्रतिपादित की गई थी। कमेनियस के द्वारा 1648 में उनके द्वारा लिखी पुस्तक थी द आर्बिस पिक्टस में प्रतिपादित की गई थी शब्द विधि। 1846 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रसेल वेब द्वारा प्रस्तावित हुई थी। यह पठन शिक्षण की विधि है जो संपूर्ण शब्द से प्रारंभ होती है, परंतु इसमें ध्वनियों पर विशेष बल दिया जाता है। आवाज नहीं आ रही है आपको? आनंद, आवाज नहीं आ रही है? अच्छा अच्छा बेटा, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेटवर्क प्रॉब्लम है ना। रिपीट करता हूँ। शब्द विधि। आवाज आ रही ना? देखिए यह विधि सर्वप्रथम यूरोप में कमेनियस द्वारा 1648 ईस्वी में उनके द्वारा लिखित पुस्तक थी द आर्बिस पिक्टस में प्रतिपादित की गई थी और 1846 में संयुक्त राज्य अमेरिका में रसेल वेब द्वारा प्रस्तावित हुई थी। ये पठन शिक्षण की विधि है जो संपूर्ण शब्द से प्रारंभ होती है, परंतु इसमें ध्वनियों पर विशेष बल दिया जाता है। इस विधि में बालकों को सर्वप्रथम वर्णों के स्थान पर शब्दों का ज्ञान कराया जाता है। बालक को शब्दों का पठन पहले सिखाया जाता है और शब्द पठन में कुशल हो जाने पर छात्रों को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है। अंत में वर्णों का उच्चारण करना। हिंदी शिक्षण में यह विधि सबसे अधिक उपयोगी है। देखो और कहो विधि, ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि तथा साहस्यर विधि
आदि शब्द विधि की ही एक प्रकार है। शब्द विधि के अर्थ को स्पष्ट करते हुए शिक्षा शब्दकोश ने लिखा है, शब्द विधि पठन शिक्षण की विधि है जिसमें प्रथमतः शब्दों को पूर्ण रूप में प्रस्तुत किया जाता है और बाद में खंडों में विश्लेषित किया जाता है। आवाज आ रही है? चलिए, तो शब्द विधि के गुण देखते हैं। शब्द विधि के कौन कौन से गुण हैं? नंबर 1, शब्द आंखों को शीघ्र दिखलाई पड़ते हैं। इससे शब्द बालक को वर्ण की अपेक्षा अधिक प्रभावित होते हैं। इससे बालक पठन में शीघ्र कुशल हो जाते हैं। दूसरा गुण देखें, अर्थ की दृष्टि से शब्द भाषा की इकाई हैं और शब्दों के कुछ अर्थ होते हैं, अतः बालक शब्दों को सरलता से सीख लेते हैं और उनके पठन में भी रुचि लेते हैं। नेक्स्ट, शब्द विधि में शब्द की सम्मिट एवं ध्वनि का उसके सामूहिक वर्णात्मक स्वरूप से तारतम्य रहता है और इसका बोध उसी प्रकार हो जाता है जैसे किसी पदार्थ को देखने मात्र से होता है, न कि उसके अवयवों को, घटकों को देखने से। अब कुछ इसके दोष हैं इस विधि के, शब्द विधि के, वो देख लेते हैं। शब्द विधि के दोषों की चर्चा कर लेते हैं। इस विधि में बालकों को केवल उन्हीं शब्दों का ज्ञान कराया जा सकता है जो उनके ज्ञान एवं अनुभव की सीमा के अंदर हैं। इसका चयन शिक्षकों के लिए दुष्कर कार्य प्रतीत होता है। नेक्स्ट दोष, इस विधि में शिक्षक को अधिक कार्य करना पड़ता है। नेक्स्ट है आपकी वाक्य विधि। आवाज आ रही है? वाक्य विधि फिर से रिपीट करिए श्वेता। अभी बता रहे, अभी बता। देखिए, हमने चर्चा किया कि तीसरा गुण था इसमें, शब्द विधि में शब्द की सम्मिष्ट एवं ध्वनि का उसके सामूहिक वर्णात्मक स्वरूप से तारतम्य रहता है और इसका बोध उसी प्रकार हो जाता है। ध्यान से समझिएगा, जैसे किसी पदार्थ को देखने मात्र से होता है, ना कि उसके अवयवों को देखने से कि वो किन किन घटकों से मिलकर बना है। जैसे आपने कोई भी खाद्य सामग्री देखी, ठीक है, आपने देखा तो उससे आपको उसका आभास हो गया, बोध हो गया। आपने ये नहीं देखा कि ये किस किस चीज से मिलकर बना है। इसी तरह से ध्यान से समझिएगा, शब्द विधि में शब्द की सम्मिष्ट मतलब जो शब्दों से मिलकर शब्द बना है, सम्मिष्ट मतलब मिलकर बनना, समाहित होना उसमें, जिन शब्दों से मिलकर बना है, ठीक है, एवं ध्वनि का उसके सामूहिक वर्णात्मक स्वरूप से तारतम्य रहता है। तारतम्य से मतलब क्या है? जो शब्द हैं, शब्दों को जो हम समाहित करते हैं या सम्मिष्ट करते हैं, शामिल करते हैं, एवं ध्वनि का उसके सामूहिक वर्णात्मक स्वरूप से तारतम्य रहता है और इसका बोध उसी प्रकार हो जाता है जैसे किसी पदार्थ को देखने मात्र से होता है, ना कि उसके अवयवों को देखने से। जैसे समझ में आया श्वेता, या और एग्जांपल दे? श्वेता आवाज आ रही है? क्या आया है बता भी दीजिए हमें, समझ में क्या आया आपको? तारतम्य मतलब जो उनका संबंध है आपस में, है ना, जो उस शब्द को बोलने से जो ध्वनि उत्पन्न होती है। हिंदी भाषा तो एक वैज्ञानिक भाषा है ना, पूर्णतः वैज्ञानिक है, ठीक है। कोई भी वर्ण है उसमें एक ध्वनि है, वर्ण का नाम ही ध्वनि का प्रतीक है, समझ रहे हैं ना। जैसे का है, ठीक है,
तो का में जो ध्वनि उत्पन्न होगी वही उसका नाम है वर्ण का। समझ रहे हैं ना? तो हिंदी हमारी एकदम वैज्ञानिक है और उसके वर्ण में जो ध्वनि समाहित है वही उस वर्ण का प्रतीक है। आवाज आ रही? आगे बढ़े तो वाक्य विधि देखिए। वाक्य विधि सन 1885 में फर्नहम ने पठन शिक्षण के लिए वाक्य विधि को अपनाने का सुझाव दिया। कब दिया? 1885 में फर्नहम ने पठन शिक्षण के लिए वाक्य विधि को अपनाने का सुझाव दिया था। उसका मत था कि भाषा की वास्तविक इकाई वाक्य है। फर्नहम का मानना था कि जो भाषा है, भाषा की वास्तविक इकाई वाक्य है, ना कि शब्द अथवा वर्ण। इस विधि में सर्वप्रथम बालकों को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है, क्योंकि वाक्य ही पूर्ण अर्थ दे सकता है। फर्नहम कहते हैं कि जो वाक्य विधि है, इस विधि में सर्वप्रथम बालकों को वाक्य पढ़ना सिखाया जाता है, क्योंकि वाक्य ही पूर्ण अर्थ दे सकता है। महर्षि पतंजलि ने पूर्ण अर्थ की प्रतीत कराने वाले शब्द समूह को ही वाक्य माना है। महर्षि पतंजलि ने पूर्ण अर्थ की प्रतीत कराने वाले शब्द समूह को ही वाक्य माना है। अतः पूर्ण अर्थ प्राप्त होने के कारण बालक वाक्यों को ही पढ़ने में विशेष रुचि लेते हैं। इस विधि में बालकों को पहले वाक्य पढ़ना, फिर शब्द का और अंत में वर्णों का उच्चारण करना सिखाया जाता है। संवेद पाठ विधि भाषा शिक्षण यंत्र विधि वाक्य विधि के ही एक प्रकार मात्र है। संवेद पाठ विधि भाषा शिक्षण यंत्र विधि वाक्य विधि के ही एक प्रकार मात्र है। शिक्षा शब्दकोश के अनुसार वाक्य विधि को देखिए। वाक्य विधि के अर्थ को शिक्षा शब्दकोश में स्पष्ट किया गया है। वाक्य विधि पठन शिक्षण की विधि है जिसमें शब्द, वाक्यांश अथवा अक्षर, वर्ण के स्थान पर पूर्ण वाक्य को इकाई के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। अब देखिए वाक्य विधि के गुण देखिए। समय की दृष्टि से यह विधि मितव्ययी है। इसमें छात्र कम समय में अधिक सीखते हैं। दूसरा गुण, इसमें विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। अब इसके दोष देखिए। इस विधि में निम्न स्तर के बालकों के लिए अनुपयोगी है, छोटे स्तर के विद्यार्थियों के लिए क्या है? अनुपयोगी है। इसमें त्रुटि की अधिक संभावना रहती है। और तीसरा है, शब्द एवं वर्ण का ज्ञान न होने के कारण वाक्य पठन में बालकों का समय अधिक नष्ट होता है। ठीक है। अगर हम बात करें, तीनों विधियों की बात करें जो अभी हमने आपको बताए हैं, वर्णमाला विधि, शब्द विधि और वाक्य विधि। ठीक है। तो वर्णमाला विधि में वर्णों के पठन से प्रारंभ किया जाता है। ध्यान से सुनिएगा। वर्णमाला विधि में वर्णों के पठन से प्रारंभ किया जाता है, फिर शब्द और अंत में वाक्य पठन सिखाया जाता है। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? आनंद, श्वेता, पूजा, आवाज नहीं मेरी मिल रही क्या आप लोगों को? आवाज मेरी नहीं आ रही है? आ रही है? जी जी जी, चलिए देखते। जी जी, वो नेटवर्क की दिक्कत हो जा रही बेटा। चलिए देखिए, वर्णमाला विधि में वर्णों के पठन से प्रारंभ किया जाता है, फिर शब्द और अंत में वाक्य पठन सिखाया जाता है। वाक्य विधि में सबसे पहले वाक्य, फिर शब्द और अंत में वर्ण। इस प्रकार हम देखते हैं कि शब्द विधि का दोनों में प्रयोग हुआ है। अतः शब्द विधि ही मौखिक पठन शिक्षण में प्रयोग करना चाहिए। वर्णमाला एवं वाक्य विधि को शब्द विधि के पूरक के रूप में यथास्थान पर प्रयोग करना चाहिए। तो समझ में आया कि वर्णमाला विधि में वर्णों के पठन से प्रारंभ करते हैं, फिर शब्द और अंत में वाक्य पठन सिखाया जाता है। वाक्य विधि में सबसे पहले वाक्य, फिर शब्द और अंत में वर्ण। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो शब्द विधि है वो दोनों में प्रयोग हो रही है। अतः शब्द विधि को ही मौखिक पठन शिक्षण में प्रयोग करना चाहिए तथा वर्णमाला एवं वाक्य विधि को शब्द विधि के पूरक के रूप में यथास्थान पर प्रयोग करना चाहिए। आवाज आ रही है?
आवाज आ रही है? तो देखिए, आज हमने जो है आपको मौखिक पठन शिक्षण की विधियां कंप्लीट कर दी है। कल हम लोग बात करेंगे मौखिक पठन से क्या लाभ है। तो आज क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं और फिर कल की क्लास में आगे जो है डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए फिर।